अप्रैल को आपको वीट देने की, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं फ्री हो गया। बरोबर है? ऐसा जब केस होंगे तभी बच्चों promisor is absolved from such responsibility, otherwise बच्चों अगर ऐसे कुछ केसेस नहीं होते हैं तो जिस डेट को बोला है उस डेट को प्रॉमिसर ने अपना प्रॉमिस फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है? अनलेस एंड अनटिल, जब तक ये कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस बीच में ना आ जाए। तो बच्चों मैं एजम्पशन करूं कि दोनों पैराग्राफ क्लियर है जो आपको अभी नोट्स में दिखाई दे रहे हैं। रिस्पॉन्स देते रहो बच्चों। मैं एजम्पशन करूं क्लियर है कि कहीं कुछ कंफ्यूज कर गया आपको? जरा भी डाउट है 1% भी तो बच्चों पूछने का डाउट। सही आज भी नहीं है क्या लेक्चर में? तो ध्यान दो। नाउ बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ, thus from the above it can be drawn that performance may be actual or offer to perform, that is actual or attempted। तो बच्चों ये मैं लास्ट लेक्चर ही कवर कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एकदम फास्ट भी पढ़ेंगे तो भी आपको समझेगा, बिकॉज लास्ट लेक्चर मैंने एकदम क्लियर कट एक्सप्लेन किया हुआ। पढ़ो बच्चों। एक्चुअल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस दो प्रकार के होते हैं, एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड, है कि नहीं? एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, देखो। गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल मैटर फॉर यू नाउ because you have already understood the concept. Okay, अनिकेत लेक्चर नहीं सुन रहा है क्या? अच्छा सुनो। What is actual performance? Where party to a contract has done what he has undertaken to do, or either of the parties have fulfilled their obligation under contract within time and in the manner prescribed। हम बोलते हैं कि यहाँ एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है, parties have actually performed their respective obligation and therefore contract comes to an end, contract is discharged। बरोबर है? जहां दोनों पार्टीज अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर दे, अपना अपना प्रॉमिस को एक्ट में कन्वर्ट कर दें, समझ जाने का, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ओके, एक्चुअल परफॉर्मेंस। ओके बच्चों, ये आपको किस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की याद दिला रहा है? वेयर बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस आई एम आस्किंग, कौन से टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की याद दिला रहा है? एग्जीक्यूटेड। क्या बात है, वेरी गुड। बच्चों मैं अभी अजम्पशन कर रहा हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ कोई बच्चों को जरूर समझ में आ रहा है। आप आई होप थोड़ा रिवीजन भी कर रहे हो बीच बीच में। वेरी गुड बच्चे, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विथ एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉन्ट्रैक्ट विथ एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। बच्चों नेक्स्ट लाइन पे ध्यान दो। आई थिंक देयर इज एग्जांपल, आई एम सॉरी, एग्जांपल पढ़ते हैं। X borrows 5 lakhs from Y with a promise to be paid after 1 month। कौन किससे पैसा लिया? X ने 5 लाख का लोन लिया Y से, और उसको प्रॉमिस किया कि मैं ये 1 लाख प्लस जो भी इंटरेस्ट होगा वट एवर आई विल बी पेइंग आफ्टर 1 मंथ। एंड आफ्टर 1 मंथ क्या हुआ बच्चों? X repays the amount on the due date। What is this? Of course this is actual performance, this is actual performance। okay, कोई डाउट नहीं, डाउट का कोई गुंजाइश ही नहीं है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा है? ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। क्या नाम है देखो ना, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के दो और नाम, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के दो और नाम, ऑफर टू परफॉर्म, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, both are one and the same। all the three concepts are having the same meaning। either you use the word offer to perform, either you use the word attempted performance,
or either you use the word tender of performance. But I repeats one and the same. Okay. It may happen sometimes, not always, sometimes. When the performance becomes due, जब परफॉर्मेंस ड्यू है मतलब परफॉर्मेंस देने की बारी आ गई, बरोबर है, परफॉर्मेंस दे भी रहा है प्रॉमिसर, लेकिन कौन यहाँ उसका परफॉर्मेंस लेने से मना कर रहा है? टाइप करो। सेलर सही समय पे गुड्स डिलीवर करने के लिए लेके आया, लेकिन बायर गुड्स की डिलीवरी नहीं ले रहा है बिना कोई वैलिड रीजन दिए। तो यहाँ बच्चों किसने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस किया, सेलर ने या बायर ने? सेलर ने। तो बच्चों अब इस नॉन परफॉर्मेंस के लिए कौन जिम्मेदार होगा? अब नॉन परफॉर्मेंस के लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रोमिसी, बायर। वेरी गुड, प्रोमिसी, बायर। आर यू गेटिंग द स्टूडेंट? तो आई थिंक मैं मीनिंग ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, आपको बिल्कुल टफ नहीं लगना चाहिए, लैंग्वेज एकदम परफेक्टली क्लियर। तो बच्चों मैं एक बार रीड करता हूँ। इट मे हैपन समटाइम्स व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू, द promiser offers to perform his obligation, but promisee refuses to accept the performance. And they have given the example, the same example जो मैं लास्ट लेक्चर से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका हमको बहुत इंपॉर्टेंस है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। इसके बाद जो चैप्टर आएगा आफ्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें बच्चों दिस एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर यू। उस वक्त मुझे बहुत आसानी हो जाएगी आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी पता है आपको क्या लिखा है। देखो बच्चों, he promises to deliver certain goods to R. He promises to deliver certain goods to R. He takes the goods to the appointed place during business hours, but R refuses to take the delivery of the goods. सेलर लेके गया गुड्स, लेकिन बायर गुड्स लेने के लिए मना कर रहा है। This is an attempted performance as the P, and a seller, the promiser, has done what he was required to do under the act. आपको लगता है सेलर ने वो सब कर दिया है जो रिक्वायर्ड था अंडर द लॉ? You agree with this line? जो भी लीगली उसको करना था सेलर ने किया। ये बात और है कि बायर ने गुड्स की डिलीवरी नहीं ली, या वो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन सेलर ने हर वो चीज की जो लीगली उसको करनी चाहिए थी। तो यहाँ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हुआ बच्चों, बरोबर है। तो बच्चों यहाँ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड इस नॉन परफॉर्मेंस के लिए, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इस नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कोर्ट किसको जिम्मेदार ठहराएगा? ऑफ कोर्स बायर को, प्रोमिसी को, लेकिन नहीं आर को। आप कोई भी आंसर लिखेंगे मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है। Either you use the word buyer, either you use the word R, or you use the word promise. All are one and the same. तो बच्चों I am damn sure कि you have understood this concept. और मेरा टेंशन कम हो गया। And बच्चों with that 4.1 we have covered. जो मेरे हिसाब से बच्चों क्लियर था एकदम, वेरी सिंपल। माय लास्ट लेक्चर जिन्होंने भी सुना है मेरा लास्ट लेक्चर विदाउट नोट्स, मैंने देखो ना आधे ज्यादा लेक्चर पढ़ाया आपको, यूनिट नंबर 4 विदाउट नोट्स पढ़ाया बच्चों में। अगर वो आपको सही में समझ में आ गया तो आज का लेक्चर बहुत इजी लगेगा आपको, क्योंकि सेकंड टाइम डिस्कशन हो रहा है। इतना है कि मैं आपका बस इंस्टीट्यूट का मटेरियल लेके पढ़ा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। यही आपको बार बार रीड करना है इन ऑर्डर टू स्कोर मार्क्स।
तो बच्चों नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट हेडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपके स्क्रीन पर जो आपको 4.2 नजर आ रहा है, व्हाट इज द हेडिंग, बाय whom अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म। यहाँ पे 2-3 सेक्शन एक साथ हम पढ़ेंगे। सीधी बात है, प्रोमिसर, किसे परफॉर्मेंस देनी है, प्रोमिसर को। पर्सनल कंसिडरेशन है तो ओनली प्रोमिसर, एंड पर्सनल कंसिडरेशन नहीं है तो प्रोमिसर, नहीं तो उसके डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट और एनी थर्ड पर्सन अपॉइंटेड और हु कम्स टू फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ओके। बट पहला प्रश्न का उत्तर हमेशा क्या आना चाहिए आपके माइंड में, हु इज द पर्सन हु इज गोइंग टू परफॉर्म द प्रॉमिस। फर्स्ट आंसर हमेशा क्या आएगा, who is the first person one who is supposed to fulfill the promise, promiser, promiser। क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन हो या नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन हो, आई होप यू एग्री विद दिस। पहला बात तो प्रोमिसर का ही आएगा, है कि नहीं। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन तो उसके डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट और कोई भी हो सकता है। तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ रीड करके समझना है एक बार बस, और कुछ नहीं। एंड आप देखेंगे तो कुछ एग्जांपल्स बच्चों रिपीट हो जाएंगे आपके सामने, इजी लगेगा आपको, रिपीट हो जाएंगे। रिपीट एग्जांपल्स बहुत सारे हैं इस यूनिट में, ओके। सो लेट अस स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट द रीडिंग नाउ, ओके। कुछ पूछना है अभी तक नहीं, ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। पर्सन बाय होम द प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म, सेक्शन 40 में क्या लिखा है, इफ इट appears from the nature of the case। बच्चों कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल कंसिडरेशन पर बेस्ड है, कौन सा पर्सनल कंसिडरेशन पर बेस्ड नहीं है, वो तो उस कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को देखने के बाद ही पता चलेगा ना, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा हमको कि वेदर कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन और कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन, यस और नो। तो उसके हिसाब से बच्चों प्रॉमिस कौन परफॉर्म करेगा ये आइडिया क्लियर होता है। क्या लिखा है देखो, it appears from the nature of the case that it was intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by promiser himself, performed by promiser himself, performed by promiser himself। Such promise must be performed by promiser। यहाँ तक क्या समझा, कोई बताएगा। यहाँ तक क्या समझा, कोई बताएगा। एक लाइन और बाकी है, वो मैं बाद में पढ़ता हूँ, पहले मैंने प्रोमिसर तक जो पढ़ा, क्या समझा बच्चों। कि अगर, अच्छा टाइप कर रहे हैं आप लोग, जोशी सर ने मुझे कहा है गिरीश आपको लॉ पढ़ाना है एंड आपको ही पढ़ाना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने प्रिंसिपल सर को, जोशी सर को प्रॉमिस किया है कि हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन, इसे सिर्फ मैं ही फुलफिल कर सकता हूँ, मेरे घर के लोग नहीं पूरा कर सकते इसे। आर यू गेटिंग दिस। सिंपल सा बात है, कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन। पर बात भी क्या लिखा है बच्चों, इन अदर केसेस, दैट मीन्स विच इज नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन, मतलब यही निकलता है ना, इन अदर केसेस द promiser
और इस रिप्रेजेंटेटिव या उनके घर वाले लीगल हेयर्स may employ competent person to perform it. But that means contract which is not based on personal consideration, उसे प्रोमिसर पूरा कर सकता है. प्रोमिसर के डेथ के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी पूरा कर सकते हैं. नहीं तो बच्चों प्रोमिसर जिंदा है तो वो किसी एजेंट को अपॉइंट करके वो पूरा करवा सकता है. may employ a competent person to perform it, मतलब एजेंट की बात हो रही है. बच्चा as far as example 1 and 2 is concerned, मैंने कहा रिपीट एग्जाम्पल है, रिपीटेड एग्जाम्पल है. ऊपर जो हमने पढ़ा था ना बच्चों, बस वही सेम टू सेम एग्जाम्पल है. तो मैं इसको रीड करके आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. वन एंड द सेम, जस्ट लीव इट. बट लेट अस एनालाइज सेक्शन 40. सेक्शन 40 का एनालिसिस क्या कहता है? तो बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट आपके सामने आ रही है. सीए स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग टू फर्स्ट सीए स्टूडेंट. स्टूडेंट ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में who are the persons who can fulfill the promise? कौन ऐसे लोग हैं जो प्रॉमिस को पूरा कर सकते हैं या परफॉर्मेंस दे सकते हैं? उसमें पहले नंबर पर तो हमेशा प्रॉमिसर का नाम रहेगा, मैंने बताया ही था. क्या हो सकता है? प्रॉमिसर किसी एजेंट को अपॉइंट करे, या हो सकता है प्रॉमिसर के डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाए उसे पूरा करने के लिए. या बच्चों ऐसे भी हो सकता है कि ना तो कोई एजेंट ना तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, कोई थर्ड पार्टी वो आके प्रॉमिसर का प्रॉमिस फुलफिल कर दें. याद करो, देयर कैन बी स्ट्रेंजर फॉर द कंसिडरेशन बट नॉट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. याद आया? पढ़ाया था बच्चों. कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पर्सन ऑल्सो. रिकॉल करो. यहाँ एक लिस्ट बनाई गई है कि प्रॉमिस कौन फुलफिल करेगा. सीए स्टूडेंट्स को ये लिखना पड़ेगा डिटेल में. ओके बच्चों, सेक्शन 40 का एनालिसिस क्या कहता है देखो. The promise under contract may be performed as the circumstances may permit. जैसा हमारे सामने सर्कमस्टेंस आए, नेचर ऑफ द केस आए, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर के हिसाब से बच्चों कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कौन पूरा करेगा? बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय हिज एजेंट और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम लीगल हेयर बोलते हैं. अब आप बोलेंगे सर इसमें थर्ड पार्टी तो लिखा नहीं है. बात सही है, लेकिन थर्ड पार्टी का जिक्र आएगा, देखना अभी थोड़ी देर में आएगा बच्चों. ओके चलो बच्चों, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिस दी जाती है सबसे पहले उसे कौन पूरा करता है? तो जिसने प्रॉमिस दी है, प्रॉमिसर. वेरी सिंपल. क्या लिखा है देखो बच्चों, प्रॉमिसर हिमसेल्फ. मुझे लगता है मैं आपको भी पढ़ने दूं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा बच्चों, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं. देखो यहाँ पर क्या लिखा है पढ़ाई देखो. के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का क्या साथ. लिखा है देखो. If there is something in the contract to show that it was intention of the parties that the promise should be performed by the promiser himself. आपको लगता नहीं ऊपर पढ़ के आ रहे हैं हम लोग? Such promise must be performed by the promiser. This means
कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ क्या, पर्सनल स्किल और डिलीजेंस, और विच आर फाउंडेड ऑन पर्सनल कॉन्फिडेंस, जिसको हम पर्सनल कंसिडरेशन कहते हैं, बिटवीन द पार्टीज मस्ट परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। यानी बच्चों 100 की सीधी बात है, एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज बेस्ड ऑन पर्सनल कॉन्फिडेंस, पर्सनल कंसिडरेशन, विच इन्वॉल्व्स पर्सनल स्किल एंड डिलीजेंस, उसका परफॉर्मेंस केवल प्रोमिसर को ही देना पड़ेगा, एंड नॉट एनी अदर पर्सन, नॉट एनी अदर पर्सन। बराबर है। ए ने बी के साथ शादी करने का प्रॉमिस किया है, तो उसको पूरा भी कौन करेगा? ए। सिर्फ ए ही पूरा कर सकता है, बिकॉज शादी वाला जो प्रॉमिस होता है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन पर्सनल कॉन्फिडेंस। डू यू एग्री विद दिस? ऐसा होगा क्या ए के डेथ के बाद उसका, आप समझ गए ना स्टोरी आगे का, वो पॉसिबल नहीं है बच्चे। ओके, एग्जाम्पल वापस पेंट वाला आ गया बच्चों, वापस नहीं पढ़ता हूँ, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हो लोग। एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लेना। एजेंट की बात करते हैं बच्चों, क्या लिखा है देखो, एजेंट। बच्चों मुझे ये बताओ, सेलर ने बायर को गुड्स डिलीवर करने का प्रॉमिस किया है कि नहीं, कि मैं पर्टिकुलर डे को गुड्स डिलीवर करूंगा। अब बायर को क्या मतलब है? गुड्स मिलने से मतलब है। अब चाहे सेलर पर्सनली लेके आए, ट्रक वाला लेके आए, या कोई एजेंट के जरिए गुड्स आ जाए, बायर को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, उसको गुड्स से मतलब है। क्या बोलते हो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन, उसे कोई भी पूरा कर सकता है। प्रोमिसर कर सकता है, उसके घर वाले कर सकते हैं, या हो सकता है प्रोमिसर या उसके घर वाले किसी एजेंट को अपॉइंट कर दे इसे पूरा करने के लिए। इट कैन बी एनीथिंग। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान दो, एजेंट के एंगल से क्या लिखा है। वेयर पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट लाइन, क्या बोला मैंने? यानी वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन, where the contract is not based on personal consideration, कौन प्रॉमिस को पूरा करेगा? तो बच्चों लिखा है देखो, द प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव मे एम्प्लॉय competent person to perform it, may employ competent person to perform it। यानी वो किसकी बात कर रहे हैं? प्रोमिसर किसको अपॉइंट करेगा ये काम पूरा करने के लिए? कॉम्पिटेंट पर्सन, जो मेजर हो, साउंड माइंड का हो, एंड शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी एक्ट। यस और नो? तो बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1 और 2 पॉइंट सबको समझ में आ गया? डाउट पूछना चाहते हो मेरे से? बच्चों लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का प्रॉमिस फुलफिल करने की बारी कब आएगी? When the legal representatives will be called upon to fulfill the promise? First of all, प्रोमिसर की डेथ हो गई हो, कंडीशन सुनो, प्रोमिसर की डेथ हो गई हो, एंड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन। क्या बोलते हो, एग्री करते हो इस बात से? एंड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन। एम आई राइट स्टूडेंट? ओके, सो बच्चों shall we read that point number 3 what is written here? क्या लिखा देखो बच्चों, एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, पढ़ने के लिए। आप आराम से 2 मिनट में पढ़ के बताना मुझे। पहले जरा ध्यान दो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, लीगल हेयर जिसको हम कहते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ पर्सनल स्किल और इज फाउंडेड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन comes to an end on the death of promiser। बच्चों इसके लिए आप एक वन वर्ड आंसर लिखेंगे, comes to an end on death of promiser। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल कंसिडरेशन पर बेस्ड हो,
वो प्रोमिसर की डेथ होते ही खत्म हो जाता है। वॉइड, वेरी गुड। अब वो आगे एनफोर्सेबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वॉज फाउंडेड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन। वेरी गुड। वॉइड लिखते हैं, कुछ लोग डिस्चार्ज भी लिखते हैं बच्चों, वो भी मैं उनको भी वेरी गुड बोलता हूँ। ओके, आगे देखो क्या लिखा है। एज रिगार्ड्स एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, बच्चे जब उन्होंने लिख दिया एज रिगार्ड्स एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब विच इज नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन। I hope it is clear to you. Which is not based on personal consideration. So, as regard any other contract, the legal representatives of deceased promisor. What do you mean by deceased promisor? Promisor नहीं, deceased promisor. Deceased मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है। तो डिजीज वाला डिसीस्ड वर्ड यूज मत करो कि बहुत जबरदस्त रोग था इसको, बहुत हाई लेवल का कैंसर था, ऐसा नहीं है। डिसीस्ड, डिसीस्ड मतलब डेड बॉडी। तो बच्चों जिस प्रोमिसर की डेथ हो गई है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाएगा, बिकॉज नाउ दे आर बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑफ द डिसीस्ड प्रोमिसर। एंड व्हाई दे आर कॉल्ड अपॉन टू परफॉर्म दिस प्रॉमिस? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन। बार बार वही चीज आ रही है, देखो घुमा फिरा के बच्चों, है ना। तो मुझे लग रहा है कि दो दो तीन तीन बार सुन रहे हैं कुछ बच्चे, तो समझ में आ रहा होगा उनको। So, representative of deceased promisor are bound to perform it unless contrary intention appears from the contract. Okay, but ये लास्ट लाइन पे ध्यान दो अगेन। लास्ट लेक्चर का कुछ याद करके आपको अभी टाइप करना है आंसर। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को याद है। लास्ट लाइन पे ध्यान दो, बट वर्ड से शुरू कर रहा हूँ बच्चों। नोट सामने है, प्रिंटेड नोट्स अगर आपके पास है तो मैं तो कहता हूँ हाईलाइट करना इस लाइन में। बट देयर लाइबिलिटी मतलब किसकी बच्चों? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की, उनके घर वालों की। बट देयर लाइबिलिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी दे इनहेरिट फ्रॉम द डिसीस्ड। के लिए क्या वर्ड पढ़ाया था मैंने लास्ट लेक्चर? इसका आंसर है लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रॉमिसर का प्रॉमिस पूरा करेंगे, बात सही है। लेकिन ये प्रॉमिस में जो भी लाइबिलिटी है वो उतना ही पे करेंगे जितना प्रॉपर्टी उनको इनहेरिट हुआ है। क्या पढ़ाया था मैंने इसके लिए वर्ड? कुछ पढ़ाया था बच्चों, मैं चाहता हूँ एक स्टूडेंट भी वो टाइप कर दे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा लास्ट लेक्चर समझा था सब। सक्सेशन, हितेन, अनुष्का, लीन, नहीं लीन ने आंसर नहीं दिया, सॉरी। हितेन, अनुष्का, भाविका, यति, मानव, मिताली, लक्ष्मण दास। याद आया बच्चों? सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब क्लियर कट बताया था मैंने कि आपकी लाइबिलिटी उतने तक ही होगी, माँ बाप का आप लोन उतना ही पे करोगे जितना माँ बाप से आपको एसेट मिला है। इससे ज्यादा पे करने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सक्सेशन वर्ड कितना इंपॉर्टेंट हो गया देखो ये लास्ट लाइन में। ओके, एक काम करो बच्चों, 2 मिनट 1 मिनट दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल पढ़ो। समझ में आ गया तो यस टाइप करो, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करो, नो टाइप करो। चलो रीड करो। सेकंड रीड मत करना, नहीं जान दो, मैं रीड कर दूंगा सेकंड वन। एग्जाम्पल 1 पढ़ो अच्छे से।
यस नो में टाइप करो, समझा है तो यस, नहीं समझा है तो नो, कोई मुझे पता चलेगा क्लियर हुआ है कि नहीं आपको। ओके, तो बच्चा आई थिंक आंसर यस लिखा है, पढ़ लिए हो। मैंने पर्पसफुली रीड नहीं किया, आपको दे दिया पढ़ने के लिए। कोई नो तो नहीं लिख रहा है ना बच्चों? ठीक। एग्जाम्पल 2 मैंने कहा 3 बार पढ़ के हो गया है, बट एक बार मैं पढ़ लेता हूँ इसको विद ड्यू रिस्पेक्ट। क्या लिखा है देखो बच्चों, ए प्रोमिसेस टू पेंट पिक्चर फॉर बी फॉर सर्टेन प्राइस। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन पर्सनल कॉन्फिडेंस कंसिडरेशन, है कि नहीं? तो यहाँ पर प्रोमिसर ही प्रॉमिस फुलफिल कर सकता है, नॉट एनी अदर पर्सन। क्या लिखा है देखो, ए इज बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस हिमसेल्फ, दैट्स ऑल। सिर्फ प्रॉमिसर ही ये प्रॉमिस फुलफिल कर सकता है और कोई नहीं। ही कैनॉट आस्क सम अदर पेंटर टू पेंट पिक्चर ऑन हिज बिहाफ, इज इट पॉसिबल? जोशी सर ने मुझे लॉ पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया, मैं किसी और को भेजता हूँ, जोशी सर खड़ा करेंगे क्या उसको यहाँ पर? भगा देंगे कि नहीं? मुझे डांटेंगे वो अलग से, है कि नहीं? क्या लिखा है बच्चों, ही कैनॉट आस्क सम अदर पेंटर टू पेंट पिक्चर ऑन बिहाफ ऑन हिज बिहाफ। इफ ए डाइज, मान लो पेंटर की डेथ हो गई, इफ ए डाइज बिफोर पेंटिंग द पिक्चर, द कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी एनफोर्स्ड। बच्चों, द कॉन्ट्रैक्ट विच कैनॉट बी एनफोर्स्ड, उसी को तो हम वॉइड कहते हैं, यस और नो? उसी को तो हम वॉइड बोलते हैं। वॉइड का मतलब भी वही है कि कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी एनफोर्स्ड। ऊपर है, कैनॉट बी एनफोर्स, है कि नहीं? तो बच्चों मैं वो लाइन वापस पूरी पढ़ता हूँ। इफ ए डाइज बिफोर पेंटिंग द पिक्चर, the contract cannot be enforced either by A's representatives or by B। जब कॉन्ट्रैक्ट उधर ही खत्म हो गया, तो ना तो ए के घर वाले इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकते हैं, ना तो बी या बी का कोई घर वाला इसको पूरा करवा सकता है। क्या बोलते हो, सही बोला मैंने? क्योंकि प्रोमिसर के डेथ होते ही कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर डिस्चार्ज हो गया, वॉइड हो गया, खत्म हो गया। हम बच्चों मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैलिड वॉइड हो सकता है आगे चल के, लेकिन वॉइड वैलिड नहीं हो सकता। लाइन ठीक से सुने क्या? कोई भी चीज अगर एक बार वॉइड हो जाए तो किसी भी हालत में वैलिड नहीं होगी। वैलिड आगे चल के वॉइड हो सकता है, बट वॉइड आगे वैलिड नहीं हो सकता। गैर कानूनी कभी भी कानूनी नहीं हो सकता। ओके बच्चों, तो एग्जाम्पल 1 एंड 2 मैंने बता दिया। एंड बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कौन पूरा करेगा? प्रॉमिसर, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये तो हमने पढ़ा ही था, ऊपर पढ़ा ही था, देखो ना। लेकिन आप देखेंगे तो एक चौथा पॉइंट भी आ गया बच्चों, चौथा पॉइंट भी आ गया, बरोबर है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब हु इज नॉट पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, याद करो, हु इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। स्ट्रेंजर, or a stranger can come for consideration. There can be a stranger for consideration, but there cannot be a stranger for the contract. याद है लाइन बच्चे? बहुत ही फेमस लाइन हमने पढ़ी थी। बच्चों रिवाइज करते रहो, इजी हो जाएगा आपके लिए लॉ। तो बच्चों सेक्शन 41 में स्टार्ट करूं, बरोबर है? उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप एग्जाम्पल को कितना एक्सेप्ट करते हो बच्चों, उसके ऊपर हमारा आगे का डिस्कशन बेस्ड होगा। ओके, ध्यान से सुनो बच्चों, आई टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। हाँ जी, डांस कुछ एग्जाम डाउट है? डांस कुछ टाइप कर रहे थे? नो?
अच्छा, तो shall I continue? 2 minutes more. बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आई टेक 3 लोगों का मैं नाम लेता हूँ। मैं हूँ गिरीश, राहुल सर एंड प्रशांत सर, ठीक है। 3 जन अपना लोगों का मैंने एग्जाम्पल। बच्चों, राहुल सर ने इज माई डेटर, तो राहुल सर 10,000 मुझे देने वाले थे। राहुल सर 10,000 मुझे देने वाले थे, क्योंकि मैंने उनको बहुत पहले लोन दिया था, तो वो मुझे देने वाले थे। वो मेरे डेटर बन गए कि नहीं? और उन्होंने प्रॉमिस किया है मुझे कि मैं 10,000 दूंगा, गिरीश सर आपको 10,000 दूंगा, ठीक है। लेकिन बच्चों, राहुल सर एंड गिरीश, दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप है। लेकिन एक दिन प्रशांत सर मेरे पास आते हैं, प्रशांत सर जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, वो आके कहते हैं कि गिरीश सर, ये 4,000 रुपया तुम रखो, ये मैं राहुल सर के बिहाफ पे तुमको दे रहा हूँ। किसके बिहाफ पर? राहुल सर के बिहाफ पर दे रहा हूँ। बच्चे एग्जाम्पल सुन रहे हैं ना सब लोग? हेलो, अच्छा, ठीक। तो बच्चों, अब मुझे ये बताओ, जब राहुल सर से 10,000 आने के हैं मुझे, और उसमें से 4,000 राहुल सर के बिहाफ पर प्रशांत सर मुझे दे रहे हैं, तो मुझे पहली बात तो क्या करना चाहिए? लेना नहीं चाहिए उनसे पैसा। तुम कौन हो बाबा, तुम क्यों दे रहे हो पैसा उनका? राहुल सर देंगे ना पैसा मुझे, कि राहुल सर मेरे डेटर हैं। पहली बात तो मुझे मना कर देना चाहिए, लेकिन मैंने मना नहीं किया। मैं ला ला दे दे जल्दी से, 4,000 दे दे। अब बच्चों, मैंने 4,000 ले लिया, थर्ड पार्टी से 4,000 ले लिया, पार्ट परफॉर्मेंस हो गया कि नहीं? अब आगे चल के मैं राहुल सर पर अगर पैसों के लिए केस करता हूं, कितने पैसों के लिए केस कर सकता हूं? पूरा 10,000 या सिर्फ 6,000? दैट्स माय क्वेश्चन। ओनली 6,000 या फुल 10,000? ओनली 6,000 ना? तो बच्चों, ओनली 6,000 जब हम बोल रहे हैं, मतलब एकदम परफेक्ट आंसर है आपका, वेरी गुड। यहाँ क्यों 6,000 बच्चों? द रीजन बीइंग कि राहुल सर ने प्रॉमिस जरूर किया था 10,000 देने का, बट उसमें से 4,000 कोई थर्ड पर्सन दे के गया, थर्ड पर्सन ने प्रॉमिस फुलफिल करके गया। एंड सबसे बड़ी बात, थर्ड पर्सन का परफॉर्मेंस मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना, दैट इज माय पॉइंट एक्चुअली। मैंने भी तो एक्सेप्ट कर लिया ना पैसा। वो जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो बच्चों अब आगे चलकर अगर मुझे पैसों के लिए केस करनी भी है राहुल सर के ऊपर, तो मैं राहुल सर के ऊपर 6,000 के लिए केस करूंगा, नॉट फॉर 10,000। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जाम्पल बच्चों, you are understanding this example, that means I can say you have understood my section 41. कल मैं सेक्शन 41 आपको रीड करके समझाऊंगा। आई होप सबको एग्जाम्पल क्लियर है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। यू हैव एनी डाउट, अब 30 सेकेंड्स में टाइपिंग शुरू कर दो, अदरवाइज आई स्टॉप माई लेक्चर। टुमारो आई विल मीट, ओके? Same thing. Disha, I think you are typing something. I'm waiting for your doubt.